और अगर ये 20 एमसीक्यूज मुझे नहीं आते ना तो पूरे पाकिस्तान में 20 एमसीक्यूज किसी को नहीं आते। एग्जाम्स 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, अगर आप 4 साल के एग्जाम्स मिला लो ना तो आपका एक एमडी कैट बनता है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में हम एमडी कैट की जर्नी में जो हर्डल्स एक स्टूडेंट फेस करते हैं हम उन पे बात करने जा रहे हैं। ये हर्डल्स वो हैं जो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट जो भी एमडी कैट दे रहा है वो सब के सब फेस करते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जो नेचुरली इनको ओवरकम कर लेते हैं और उनका एडमिशन फिर हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो ये ओवरकम नहीं कर पाते और उनको भी 1 या 2 साल रिपीट करना पड़ता है। तो सबसे पहली बात, सबसे मेन वजह जो आपके फेलियर की तरफ आपको लेके जाती है वो होता है आपका नॉन सीरियस एटीट्यूड। ये बात स्पेशली ट्रू है फॉर फ्रेशर्स। जब आप अभी एफएससी के एग्जाम देके आ रहे होते हो तो आपको अंदाजा नहीं होता कि एमडी कैट चीज क्या है और इसकी वैल्यू क्या है। आप लोग सिर्फ इसको एक टेस्ट समझते हो, एक एग्जाम समझते हो, जैसे आपने अभी एफएससी के एग्जाम देके आए हो वैसे ये एक एग्जाम है। ये ऐसा नहीं है। एमडी कैट की वैल्यू आपके एफएससी प्लस मैट्रिक दोनों साल 4 साल के एग्जाम्स 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, अगर आप 4 साल के एग्जाम्स मिला लो ना तो आपका एक एमडी कैट बनता है, क्योंकि एमडी कैट की परसेंटेज 50% है और मैट्रिक प्लस एफएससी की परसेंटेज 50% है। तो ये आपकी वैल्यू है एमडी कैट की। तो होता क्या है कि जो फ्रेशर्स होते हैं उनको पता नहीं होता कि एमडी कैट की वैल्यू क्या है, वो सिर्फ इसको एक टेस्ट समझ रहे होते हैं। तो स्टार्ट में क्या होता है कि अभी आपने एफएससी एग्जाम दिए होते हैं तो आपको बहुत मोटिवेशन होती है कि अब मैंने एमडी कैट करना है तो मैंने एकेडमी ज्वाइन करनी है। तो इसी मोटिवेशन के साथ स्टूडेंट्स एकेडमी ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये मोटिवेशन तो 1-1.5 हफ्ते में बिल्कुल खत्म हो जाती है। बाकी आपको सिर्फ आपको आगे पता नहीं होता कि अब आपने करना क्या है। तो जब आपको पता चलता है कि मैं एमडी कैट दे रहा हूँ तब तक आपका एमडी कैट बहुत करीब आ चुका होता है और उस वक्त फिर तैयारी का टाइम नहीं मिलता। तो अब इस सिचुएशन से निकलना कैसे, इसको आपने इस डिफिकल्टी को, इस हर्डल को ओवरकम कैसे करें, उसका तरीका बहुत सिंपल है। उसका तरीका यह है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके एमडी कैट की वैल्यू क्या। इसको आप ना कहीं अपने नोटबुक पे लिख ले कि आपके एमडी कैट की वैल्यू आपके 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर इन सब सब्जेक्ट्स, इन सब ईयर्स के एग्जाम्स को मिला के आपका एक एमडी कैट बन रहा है, ये इसकी वैल्यू है। तो जब आपको इसकी वैल्यू पता होगी तो आपने डेली का एटलीस्ट अपने स्केड्यूल से 5 मिनट निकालने हैं। उस 5 मिनट में आपने देखना है कि क्या मैं एमडी कैट की जर्नी में मैं जा रहा हूँ, मैं ठीक डायरेक्शन में जा रहा हूँ या मैं उल्टी डायरेक्शन में जा रहा हूँ। क्या जिस तरह मैं मेहनत कर रहा हूँ ये मुझे चीज आगे को लेके जा रही है या पीछे को लेके जा रही है। अगर आप रोजाना सिर्फ 5 मिनट अपने आप से ये सवाल कर लेना तो आप 2 महीने में बहुत अच्छे ट्रैक पे हो जाओगे और आपकी बहुत अच्छी तैयारी भी हो जाएगी और आप इस फर्स्ट हर्डल से, जो मेन हर्डल है, इससे आप इजीली निकल आओगे। अब बात करते हैं सेकंड हर्डल। वो ये होती है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट या पेपर में जो आपको एंजाइटी होती है या प्रेशर होता है। तो होता यूं है कि बात स्टूडेंट्स की तैयारी बहुत अच्छी होती है लेकिन पेपर में उनसे अपना प्रेशर मैनेज नहीं हो पाता, एंजाइटी मैनेज नहीं हो पाती और उसकी वजह से उनके आसान एमसीक्यूज भी गलत हो जाते हैं। अब मैं इसकी ना आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज करें आप एमडी कैट देने जा रहे हैं, आप वहां पे बैठ गए हैं, आपके सामने पहला क्वेश्चन आया है, ठीक है, वो मुश्किल है, आपको नहीं आता। आपने दूसरा क्वेश्चन देखा है, वो भी मुश्किल है, आपको नहीं आता। आपने तीसरा देखा है, वो भी मुश्किल है, आपको नहीं आता। आपने इस तरह 20 क्वेश्चंस देख लिए, आपको 20 में से एक क्वेश्चन भी नहीं आता। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दफा आप आंखें बंद करके सोचें कि आप उस वक्त आपकी क्या सिचुएशन होगी, आपके माइंड में क्या चल रहा होगा। तो मोस्ट स्टूडेंट्स क्या करते हैं उस सिचुएशन में कि जब इस तरह होता है ना कि उनको पहले कुछ एमसीक्यूज नहीं आ रहे होते तो वो बहुत प्रेशर ले जाते हैं। उसके बाद जो आसान एमसीक्यूज भी होते हैं ना, जो एफएससी लेवल के एमसीक्यूज भी होते हैं, वो एमसीक्यूज भी गलत कर देते हैं। तो अब आपने इस सिचुएशन को किस तरह टैकल करना है, इसके 3-4 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि सपोज करिए आपको 20 एमसीक्यूज नहीं आ रहे तो उस वक्त आपके माइंड में ये बात आनी चाहिए कि अगर ये 20 एमसीक्यूज मुश्किल है और अगर ये 20 एमसीक्यूज मुझे नहीं आते ना तो पूरे पाकिस्तान में 20 एमसीक्यूज किसी को नहीं आते। ये कोई गरूर की बात नहीं, ये सिर्फ एक सेल्फ बिलीव की बात है। और ये सेल्फ बिलीव उस वक्त आएगा जब आपको ये पता होगा कि जैसे मैंने तैयारी की हुई है, जितनी मैंने मेहनत की हुई है, इतनी मेहनत पूरे पाकिस्तान में किसी ने नहीं की हुई। सो एट द एंड ऑफ द डे आपकी प्रेशर हैंडलिंग आपकी आज की मेहनत पे आ रही है कि क्या आप आज उतनी मेहनत कर रहे हैं कि आप उस वक्त अपने आप को ये हौसला दे सके कि मैंने मेहनत की हुई, अगर ये एमसीक्यूज मुझे नहीं आता तो ये किसी को नहीं आता। सो आपने आज से अच्छी से मेहनत करनी ताकि उस वक्त आप इसको हैंडल कर सके। अब इसकी दूसरी अप्रोच ये है कि आपने थोड़ा सा टेक्निकली सोचना है। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि एमडी कैट में कुछ प्रोपोर्शन होती है इजी एमसीक्यूज की, कुछ फिक्स्ड प्रोपोर्शन होती है मीडियम और कुछ होती है प्रोपोर्शन हार्ड एमसीक्यूज की। अगर आपको 20 के 20 एमसीक्यूज नहीं आ रहे तो आपको पता होना चाहिए कि 20 एमसीक्यूज वो थे जो हार्ड प्रोपोर्शन में से थे। अब बाकी रह गए हैं इजी और मीडियम, वो बनते हैं 150-60 एमसीक्यूज। अगर मैं इजी और मीडियम सॉल्व कर लेता हूँ आराम से, बाकी जो हार्ड एमसीक्यूज है ये 20-30 बन रहे हैं, अगर मैं इनमें तुक्के भी लगाऊं तो मेरे आधे ठीक हो जाएंगे, फिर भी मेरे 180-190 मार्क्स आ जाएंगे। तो ये एक अप्रोच आपने उस वक्त माइंड में रखनी होती है। अब इसकी तीसरी अप्रोच क्या है,
इसकी तीसरी अप्रोच ये है कि आपने खुद से डिफिकल्ट एमसीक्यूज को पहले स्किप करना है और पहले खुद से आपने इजी एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। अब इसका क्या मतलब है और इसका क्या फायदा होगा? इसका मतलब ये है कि अगर कोई एमसीक्यूज आपको मुश्किल लग रहा है जो कि आपसे वन गो में सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप उसको उसी वक्त स्किप कर दे और अगले क्वेश्चन में जाएं जो कि आसान है। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि आपके 120 या 30 एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल एफएससी लेवल के होते हैं, जो अभी एफएससी जिसने की है अगर उसको भी आप एमडीकेट देने आज बिठा दोगे तो वो 100 से ज्यादा मार्क्स मैं गारंटी देता हूं कि वो ले लेगा। तो 100 एमसीक्यूज आपके ऐसे होते हैं जो बिल्कुल इजी होते हैं, आपने पहले वो सॉल्व करना। जब आप 100 से ज्यादा एमसीक्यूज इजी वाले और मीडियम वाले सॉल्व कर लोगे ना, तो आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, यार मैंने आधे से ज्यादा पेपर सॉल्व कर लिए, बाकी ये 20-30 एमसीक्यूज रह गए, इनमें मैं जरा सोचता हूँ, कुछ मैं तुक्के लगाता हूँ और कुछ मैं अपने थिंकिंग से इनको सोचता हूँ, तो इनमें से एटलीस्ट मेरे आधे तो ठीक हो जाएंगे। तो ये तीसरी अप्रोच होती है। तो इस तरह आपने अपना प्रेशर हैंडल करना होता है। वहां पे अगर आप प्रेशर को अपने ऊपर सवार कर लोगे ना, तो आपके आसान एमसीक्यूज में ना वहां पे गलत होने लग जाते हैं। तो ये चीज होती है। अब तीसरी चीज क्या है जो आपकी हर्डल होती है एक एमडीकेट में, वो होती है कि आप ना एमडीकेट देने से पहले ही एक सेकंड ऑप्शन माइंड में रख लेते हो कि अगर मेरा एमडीकेट में नहीं होता तो मैं इस तरफ जाऊंगा। ठीक है, तो इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि जब आप अपने माइंड को एक आसान रास्ता बता देते हो कि अगर मेरा एमडीकेट में नहीं होता तो मैं ये बीएस कर लूंगा। अब बीएस एक आसान रास्ता है और एमडीकेट एक मुश्किल रास्ता है, तो आपका माइंड नेचुरली क्या करता है कि आपको आसान तरीके की तरफ लेके जा रहा होता है और आपको मुश्किल तरीके की तरफ कभी वो मेहनत करने पे फोर्स नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर आपने एमडीकेट देना है तो अपना एक दफा बेस्ट दो, और बेस्ट देने का तरीका यही है कि आपके माइंड में एमडीकेट के अलावा एमडीकेट से पहले और कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपने बात बहुत माइंड में रखनी है कि आपने एमडीकेट के अलावा एमडीकेट से पहले और कुछ भी नहीं सोचना, अपनी फुल ट्राई करके एमडीकेट देना। अब चौथी चीज ये होती है कि लैक ऑफ अवेयरनेस या लैक ऑफ गाइडेंस। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप में से कितने लोगों को ये पता था कि एमडीकेट के स्टूडेंट्स या जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो ई कैट भी दे सकते हैं? मैं गारंटी देता हूं कि 50% जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको नहीं पता होगा कि आप ई कैट भी दे सकते थे, अब जिसकी अब रजिस्ट्रेशन गुजर चुकी है। अब ई कैट का देने का फायदा क्या होना था? एक तो आपका वहां पे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग वहां पर अप्लाई कर सकते थे, लेकिन मेन फायदा जो होना था वो ये होना था कि आपका पेपर में स्ट्रेस मैनेज होना था। आप जितनी बार ये नेशनल लेवल के टेस्ट में अपीयर होते हैं आप उतना एक्सपीरियंस गेन करते हैं और वो एक्सपीरियंस आपका फिर एमडीकेट में काम आता है। तो ये लैक ऑफ अवेयरनेस भी एक बहुत बड़ा मसला होता है। अब ना इस मसले को स्पेसिफिकली इस मसले को टैकल करने के लिए मैंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है इनसाइट एमडीकेट, जिसकी डिटेल आपको कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां पे अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो आप जरूर ज्वाइन करें, आपको वहां पे इस तरह की हर अवेयरनेस मिलती रहेगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अच्छा, अब मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, इस वीडियो में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं जो अगर आप अभी तो आपके माइंड में है, लेकिन 1-1.5 हफ्ते बाद मैं गारंटी देता हूं कि आपको इसमें से एक बात भी याद नहीं रहनी। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, इस वीडियो को रिवाइंड करके देखें और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको वीडियो में लग रहे हैं उसको कहीं ना कहीं नोट लाजमी कर ले, वरना ये वीडियो देखने का आपको कोई फायदा नहीं होगा। आपको 1 हफ्ते बाद ये वीडियो में एक लफ्ज भी याद नहीं रहेगा। सो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज।